स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज़ द मिक्सचुरेशन। तो जब यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है नेफ्रॉन्स के हेल्प से, तो वो यूरिन जो है इट इज़ कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर ये स्टोर होती है, वेयर इट इज स्टोर्ड। और जब यूरिन का स्टोरेज बढ़ जाता है, तब यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल्स हैं वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाती हैं। तो एज दीज वॉल्स स्ट्रेच, द सिग्नल इज सेंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर जो स्टिमुलस को रिसीव करने का काम कर रहा है वो है स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जो कि यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स में प्रेजेंट हैं। तो दीज स्ट्रेच रिसेप्टर्स रिसीव द सिग्नल एंड देन सिग्नल इज सेंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ द CNS passes मोटर मैसेजेस। तो CNS जो होता है वो मोटर मैसेजेस देता है to initiate the contraction of smooth muscles so that the smooth muscles start contracting. So when smooth muscles of the bladder start contracting, and simultaneously when the urethral sphincter starts relaxing, we see that the urine is released out from the body. तो हमारा जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, उसकी जो मसल्स होती हैं, इट कंटेन्स स्मूथ मसल्स। ओके, तो ये मसल्स जो हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट करने का जो मैसेज है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड करता है। एंड जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है ब्लैडर, वैसे ही साथ के साथ हमारा जो यूरिथ्रल स्फिक्टर है, यानी एक गेट जैसा होता है, वाल्व जैसा होता है, जो कि यूरिथ्रा में होता है, और ये खुल जाता है और इसकी वजह से यूरिन जो है बाहर आ जाता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन is called as micturition, and the neural mechanism involved in this process of micturition is called as micturition reflex. तो न्यूरल मैकेनिज्म अगर हम बताएं ये कौन सा न्यूरल मैकेनिज्म है, तो ये है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, इसके कारण ये हो रहा है। एक एडल्ट ह्यूमन जो होता है वो एक दिन में 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर्स यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट करता है। यूरिन का जो कलर होता है वो लाइट येलो होता है, इसमें काफ़ी पानी होता है और दूसरे वेस्ट होते हैं, इसमें यूरिया करेक्टरिस्टिक वेस्ट है। यूरिन जो है वो एसिडिक होता है स्लाइटली, जिसका pH 6 होता है, और इसका एक ओडर भी होता है जिसमें अमोनिया की सी गंध आती है, स्मेल आती है अमोनिया की जैसी। ऑन एन एवरेज 25 to 30 grams of urea is excreted out per day. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक दिन में लगभग कितना यूरिया आप अपनी बॉडी से रिलीज कर देते हो। इट इज़ अबाउट 25 to 30 ग्राम्स। अब हमारी यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बीमारियों से या और दूसरी कंडीशंस से अफेक्ट हो सकती हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कुछ। तो अगर आप यूरिन का एनालिसिस करें, टेस्टिंग कराएं यूरिन की, तो आप डायग्नोज कर सकते हो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपकी बॉडी में डेवलप हो गया है उसको, या किडनी की मेल फंक्शनिंग को, दोनों को। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको ग्लाइकोसूरिया है, ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द यूरिन, या आपको कीटोनूरिया है विच मीन्स कीटोन बॉडीज आर प्रेजेंट इन द यूरिन, तो इसका मतलब ये है कि आपको डायबिटीज़ मेलाइटस है। when the glucose is passing out from the urine and it is found in the urine and ketone bodies are also found in the urine, then we say that it is an indication of diabetes mellitus. तो आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या किडनी के डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं यूरिन की टेस्टिंग करा के। नेक्स्ट टॉपिक इज द रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। अभी तक हमने इसमें ये पढ़ा था कि किडनी का क्या फंक्शन है, ठीक है ना। इसके अलावा भी हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए दूसरे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, जैसे लंग्स हैं, लिवर है, स्किन है, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। जैसे लंग्स है, उनका बेसिक काम है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना बॉडी से, और इसके साथ साथ जब हम
एक्सहेलेशन करते हैं तो थोड़ा सा मॉइस्चर भी बाहर जाता है, जिसमें वाटर बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से थोड़ा सा। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं पर मिनट? 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड ईच मिनट बाय योर बॉडी। हमारी बॉडी में हम लिवर को देखें तो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी एंड इट सीक्रेट्स बाइल। और बाइल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, कोलेस्ट्रॉल, सम डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। तो लिवर बहुत सारे काम करता है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं इसका एक्सक्रीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं हैं, दे गो आउट बाय द हेल्प ऑफ बाइल। अब ये बाइल आपके फूड में मिक्स हो जाता है, उसके बाद ये फूड को एल्कलाइन करता है और फिर जाकर के जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके जो एंजाइम्स हैं वो बेटर वे में एक्ट करते हैं उस पर, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें वेस्ट मटेरियल भी इस वे में जाता है। बाइल के साथ जो वेस्ट है वो चला गया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक्ट में और फिर वहाँ से जो डिफिकेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बाइल के रास्ते हमारे इंटेस्टाइन में आ गए और इंटेस्टाइन से फिर आगे चलते चलते हमारे बॉडी से बाहर चले जाएंगे। नेक्स्ट इज द स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड्स। आपको जो पसीना आता है या आपके सीबेशियस ग्लैंड्स जो हैं, जो ऑयल का सिक्रीशन करते हैं, ये भी एक तरीके से वेस्ट का रिमूवल है जो हम अपनी बॉडी से करते हैं। स्वेट के अंदर पानी होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, काफ़ी आप पसीना कभी आपने कभी टेस्ट किया हो तो वो सॉल्टी होता है। यूरिया भी होता है इसमें स्मॉल अमाउंट में, लैक्टिक एसिड भी होता है स्मॉल अमाउंट्स में। स्वेट का प्राइमरी फंक्शन तो ये है कि आपकी बॉडी के सरफेस को ठंडा रखता है, लेकिन ये कुछ वेस्ट्स को भी, जिनका नाम अपनी अभी आपने पढ़ा, उनको बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। सिबेशियस ग्लैंड्स जो ऑयल का सिक्रीशन करते हैं वो भी हमारी स्किन पर प्रेजेंट हैं, जिससे स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस ये बाहर आ जाते हैं और इनको बाहर निकालने का माध्यम बनता है सीबम, जो सिबेशियस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और सीबम के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ये जो ऑयल है या सीबम है, ये हमारी स्किन पर कवरिंग बना लेता है जो कि प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। आपको जानकर ये अजीब सा लगेगा कि जो हमारा सलाइवा होता है वो भी स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट्स को बॉडी से बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ और एसेसरी ऑर्गन्स थे, या एसेसरी यानी सहायक ऑर्गन्स थे जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन के काम में। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे डायलिसिस के बारे में, इसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। देखिए, किडनीज अगर ठीक से काम ना करें, मेलफंक्शनिंग हो जाए उनमें, तो उसकी वजह से आपके ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन होने लगता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरीमिया। यूरिया इज हार्मफुल फॉर यू, इट इज टॉक्सिक एंड हो सकता है आगे चल के किडनी आपकी पूरी तरह फेल हो जाए। ऐसे पेशेंट्स में यूरिया को जो निकालने का तरीका है वो है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में किसी भी पेशेंट की बॉडी से जो आर्टरी का यूज़ करके उसकी आर्टरी से कुछ ब्लड निकाला जाता है। कुछ मतलब बॉडी का जो ब्लड है वो निकाला जाता है साइड से आर्टरी के हेल्प से, जैसे आपके हैंड का यूज़ कर सकते हैं। और वो ब्लड पंप होता है डायलाइजिंग यूनिट में, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। सो व्हेन द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द डायलाइजिंग यूनिट, सम एंटीकोएगुलेंट इज एडेड। तो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग को रोकने का काम हिपेरिन करता है। हिपेरिन को थोड़ा सा ऐड कर दिया जाता है ब्लड में, ताकि ब्लड हमारा ट्यूब्स में क्लॉट होना ना स्टार्ट हो जाए। अब ये जो ब्लड है वो डायलाइजिंग यूनिट के अंदर सेलोफेन ट्यूब्स के थ्रू बहता है, यानी डायलाइजिंग यूनिट जो है, आर्टरी से ब्लड आया डायलाइजिंग यूनिट में, तो वो अंदर सेलोफेन ट्यूब्स के थ्रू बहता है। सपोज this is the dialyzing unit. Now this tube
is the cellophane tube through which the blood is flowing. From here it is coming into the unit and from here it is going out. तो कहाँ से बॉडी से वो ब्लड निकाला गया है? बॉडी से जो ब्लड निकाला गया है वो आर्टरी से निकाला गया है, एंड वो दोबारा से बॉडी में जाएगा तो किस में जाएगा? वेन में जाएगा। अब ये जो ब्लड अंदर से जा रहा है, इस ब्लड के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट्स प्रेजेंट हैं। ओके, लेकिन हो ये रहा है कि ये जो सेलोफेन ट्यूब है ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। सो व्हाट हैपेंस कि इसमें जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो डायलाइजिंग फ्लड में पास हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब वाई दे आर पासिंग इन द डायलाइजिंग फ्लड? अब डायलाइजिंग फ्लड कहाँ है पहले तो ये देख लेते हैं। सो डायलाइजिंग फ्लड is outside. Okay, this white part is the dialyzing fluid. So inside a dialyzing unit or artificial kidney we find dialyzing fluid. So it is present outside the cellophane tube, भरा हुआ है इसमें, और आपका जो ब्लड है it is going थ्रू द पाथवे। ओके, एक ये रास्ता है, इसके थ्रू अपना सेलोफेन ट्यूब के अंदर से हमारा ब्लड जा रहा है। यस, ओके। तो अब क्या हो रहा है कि जो अपना डायलाइजिंग फ्लड है इसमें जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं वो डिफ्यूज आउट हो रहे हैं। इसमें क्यों डिफ्यूज आउट हो रहे हैं? इसमें क्यों जा रहे हैं वो? हमारे ब्लड से, बिकॉज हमारे ब्लड के अंदर तो वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो हाई कंसंट्रेशन में है और डायलाइजिंग फ्लड में वो एब्सेंट है। सो नाइट्रोजनस वेस्ट्स आर एब्सेंट। ओके, एंड सो वी सी द पैसेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स as the blood runs through the cellophane tube. Gradually the amount of waste materials that is present in the blood becomes less and less, because बाहर जो डायलाइजिंग फ्लड है उसमें कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो जो भी आपका ब्लड है वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर रिलीज कर देगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है कि जो बाहर डायलाइजिंग फ्लड है उसमें बाकी सब कंस्टिट्यूएंट्स बिल्कुल ब्लड के जैसे ही हैं, आइसोटोनिक हैं, बस केवल नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें एब्सेंट होते हैं। And so we see the filtration in a artificial manner. So यहाँ पर ये सब बताया गया है, आप इसको पढ़ लेंगे। और एक बार जब ब्लड क्लियर हो जाता है, इट इज़ पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन। अब जब आप इसको बॉडी में दोबारा भेजते हैं तो उसमें एंटी हिपेरिन ऐड कर देते हैं ताकि बॉडी के अंदर जा कर के अगर क्लॉटिंग की आवश्यकता हो तो ब्लड क्लॉट हो सके, क्योंकि हिपेरिन आपने स्टार्टिंग में ऐड किया था, अब आप एंटी हिपेरिन ऐड करके हिपेरिन के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। इस मेथड से बहुत सारे यूरेनिमिक पेशेंट्स जो हैं दुनिया भर में उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है, उनको वेट करने का मौका मिल जाता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। किडनी ट्रांसप्लांटेशन तो लास्ट में करवाना ही पड़ता है बिकॉज डायलिसिस एक कॉस्टली प्रोसेस है, तो अंत में हमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही कराना पड़ता है अगर हमारा रीनल फेलियर हो गया है या किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो इसके लिए एक डोनर की आवश्यकता होती है। ठीक है, उससे फंक्शनल किडनी लेकर के आप पेशेंट को ट्रांसप्लांट कर देते हो, और कोशिश ये की जाती है कि जो डोनर है वो आपका क्लोज रिलेटिव हो ताकि रिजेक्शन का चांस जो है वो कम हो जाए, बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ये रिजेक्शन कर देता है किसी भी फॉरेन सब्सटेंस का, तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है ट्रांसप्लांटेशन अगर आप अपने क्लोज रिलेटिव से करवाओगे, उनके ऑर्गन्स का यूज़ करोगे तो रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिसके कारण इसका सक्सेस रेट जो है बहुत अच्छा हो गया है ट्रांसप्लांटेशन का। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज द रीनल कैल्कुलाई।
आपने बहुत सुना होगा किडनी स्टोन्स के बारे में। तो वो किडनी स्टोन्स जो हैं वो ऑक्जेलेट्स के फॉर्मेशन से किडनी में जमा हो जाते हैं, और ये ऑक्जेलेट्स जो होते हैं इंसॉल्युबल मास बना लेते हैं, जो कि स्टोन्स के फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, जिससे बहुत पेन होता है, और कई बार तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी यूरिन का रास्ता बंद हो जाता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं इसको ट्रीट करने के लिए। लेज़र प्रोसीजर भी है, और ऑपरेशन से भी इसको क्लियर किया जाता है। इवन मेडिकेशन से छोटे मोटे स्टोन्स तो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आप देखते हो कि जो आपके ग्लोमेरुलस है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन के कारण जो है किडनी का फंक्शन ख़राब होने लगता है। तो ये एक काफ़ी एक्यूट कंडीशन है, डेंजरस कंडीशन है, बिकॉज इसमें हमारी यूरिन का कलर रेडिश होने लगता है या पिंकिश कलर होने लगता है, और फोम आने लगता है, उसमें झाग आने लगते हैं बहुत ज़्यादा। अल्टीमेटली थोड़े आरबीसी भी उसमें से निकल के आ सकते हैं। तो ये डेंजरस कंडीशन है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो ये और डेंजरस हो सकता है। किडनी पेशेंट और डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी ये डेंजरस हो सकता है। डायबिटीज़ में भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता हुआ देखा जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ उसके लिए एक रीज़न बन जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।